हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन एकेडमी के डिस्कशन ग्रुप में आप लोगों को सभी का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, और इसमें आज का जो डेट है उस पर विशेष रूप से हम एक प्रोग्राम को संचालित करते हैं जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर के आते हैं हर शनिवार को। साथ ही साथ हर मुद्दों को डिस्क्राइब करते हैं। यह स्टूडेंट ओरिएंटेड है, जो कि स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस रहता है। तो इस प्रकार से कार्यक्रम संचालित करने का हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बातों को शेयर कर सकें, अपनी बातों को रख सकें हर मुद्दों पर, और अपने जो कि हर प्रकार के समाधान को उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जो मुद्दे उठाए जाते हैं वे हमारे साथ ही साथ में हमारे अवेयरनेस के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ सोसाइटी और अन्य चीज़ों के बारे में हमको अच्छे से ज्ञान प्राप्त होती है। साथ ही साथ में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं किसी भी टॉपिक पर। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम पर्पज़ से कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसके आधार पर भी हम इसे चर्चा करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जनसंख्या पर है, और जनसंख्या जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और 2021 में जो जनसंख्या जनगणना था होना था, इसका आना चाहिए था, आंकड़ा डेटा आना चाहिए था। कोविड-19 की वजह से इस तरह से जो परेशानियां हैं, इस वजह से यह डेटा रिलीज़ नहीं हुआ है। तो इस कारण से यह कुछ समय पश्चात यह बहुत ही हाईलाइटेड इशू बनेगा। तो इसके लिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस यहाँ पर हमारे यहाँ कई छात्र जुड़े हुए हैं जो कि आप लोगों के बीच में अपने विचार रखेंगे, अपने हर प्रकार के विचारों को शेयर करेंगे। उसे ध्यान से सुनते रहिए, बने रहिए आप लोग हमारे साथ में। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले मैं पहुंचता हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक महत्वपूर्ण हमारे स्टूडेंट्स हैं जिसमें आप लोगों के पास विचार रखेंगे। तो आइए पहले इस पर समझते हैं। यस, बताएंगे संजीता। मैं आपके पास पहुंचता हूं। संजीता, आप इस पर विचार रखें कि क्या है, किस तरह से आप इसको देखते हैं, जनसंख्या के बारे में अपने विचार रखने का प्रयास करेंगे। यस, संजीता प्रधान। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो जनसंख्या पे है। जनसंख्या को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे किसी विशेष क्षेत्र में किसी निश्चित समय में रहने वाले जीवों की जो संख्या होती है वो जनसंख्या कहलाती है। तो जनसंख्या, भारत की जनसंख्या अगर हम देखें तो 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार लगभग 121 करोड़ है। जनसंख्या विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है वो चीन के बाद दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो भारत की जो जनसंख्या है वो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर इस सब की जनसंख्या जितनी होगी, अकेले भारत की जनसंख्या उतनी है। और विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 17.5% जो है भारत में निवास करते हैं। और जनसंख्या की विशेषताएं या गुण को हम इस प्रकार से देख सकते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि। तो जन्म दर जो होता है वो किसी इकाई समय में किसी एक निश्चित समय में उत्पन्न जीवों की संख्या जन्म दर कहलाती है। और मृत्यु दर जो होती है वो निश्चित समय में मरने वाले जीवों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। और जो जनसंख्या घनत्व होती है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जीवों की संख्या होती है। और भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है प्रति वर्ग किलोमीटर। और लिंगानुपात जो है इसकी गणना प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या की जाती है। और भारत का जो है लिंगानुपात वो 943 है। और साक्षरता दर को अगर देखें तो 7 या 7 से अधिक वर्ष के अधिक उम्र के बच्चों की संख्या और शिक्षित बच्चों की संख्या और 7 या 7 से अधिक वर्ष के सभी बच्चों की संख्या, इनको 100 से भाग दे देते हैं तो साक्षरता दर निकल जाता है। और भारत की जो साक्षरता दर है वो 73% है। और 10 की जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो 10 वर्ष में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को कहते हैं।
और इसकी भारत में जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि है वो 2011 के अनुसार 17.72 है। और इसकी गणना हम इस प्रकार से करते हैं कि वर्तमान जनसंख्या में पूर्व जनसंख्या को घटा देते हैं और उसमें जनसंख्या को भाग देके 100 से गुणा करते हैं। और जनसंख्या के महत्व को अगर देखें हम तो जनसंख्या जो होती है वो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है और जनसंख्या देश की आर्थिक विकास का साधन होने के साथ साथ साध्य भी है। इस प्रकार से हम जनसंख्या को देख सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, विचार रखेंगी रेणुका बेहरा। रेणुका, अपने विचार रखिए कि आप जनसंख्या को इसके अपने आधार पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार देखते हैं, कैसे कैसे जो हैं वर्तमान स्थिति में जनसंख्या के बारे में आप समझ सकते हैं, हम भी इसको कैसे मतलब इसको समझ सकते हैं। आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना विचार रखें। जी सर, गुड मॉर्निंग। जैसा कि इससे पहले संजीता ने बताया, मैं उसके आगे बढ़ना चाहूंगी कि उन्होंने परिभाषित बहुत अच्छे से किया और मैं जनसंख्या भारत में उसके इतिहास को बताना चाहूंगी। भारत में जनसंख्या का पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और 1881 में पहली बार जनगणना के लिए एक अलग विभाग बनाया गया व इसकी जानकारी सेंसस कमिश्नर को दिया गया। मई 1949 में इस पद का नाम बदलकर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कर दिया गया। 1949 में ही भारत सरकार ने इस विभाग को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया। तब से यह विभाग प्रत्येक वर्ष 10 साल बाद जनगणना करवाता है। 1872 से 2011 तक 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। वह 2021 की जनगणना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2021 का शुभांकर भी जारी किया गया था। 24 दिसंबर 2019 को भारत की जनगणना 2021 की प्रक्रिया प्रारंभ करने एवं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR को अपडेट करने की मंजूरी भी दे दी गई थी। ये 2 चरणों में होगा। इस बार यह देश की 16वीं जनगणना होगी। इस बार की थीम भी सरकार ने सोच रखी थी, जन भागीदारी से जन कल्याण। अगर हम भारत में जनसंख्या की वृद्धि की अवस्थाओं को देखें तो ये 4 चरणों में होती हैं। पहली 1901 से 1921 की अवधि जो रुद्ध दर या स्थिर अवस्था कहलाती है और दूसरी 1921 से 1951 जो स्थिर वृद्धि की अवस्था माना जाता है। तीसरा 1951 से 1981 के मध्य जो जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहलाती है। इस समय पे जनसंख्या दुगनी हो गई थी और 2.2% की दर से बढ़ी थी। चौथी अवस्था 1981 के बाद वर्तमान तक मानी जाती है और इस समय जनसंख्या वृद्धि दर उच्च तो रही पर बहुत धीमी गति से हुई। वहीं अगर हम जनसंख्या के प्रकारों को देखें तो ये 2 टाइप की होती हैं, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। निवास के आधार पर भी ये 2 प्रकार की होती हैं, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। और जनसंख्या वृद्धि के घटकों को देखें तो ये प्राकृतिक वृद्धि और अभिप्रेरित वृद्धि 2 टाइप के होते हैं। प्राकृतिक वृद्धि में जन्म और मृत्यु दर के आधार पर जनसंख्या को परिभाषित किया जाता है और अभिप्रेरित वृद्धि में जैसे प्रवास, किसी अन्य स्थान से लोगों का आकर किसी एक स्थान पर बस जाना, उसके कारण जो जनसंख्या वृद्धि होती है, जलवायु के कारण जो जनसंख्या होती है, इत्यादि कारणों से होने वाली जनसंख्या को अभिप्रेरित वृद्धि कहते हैं। आखिरी बार 2011 में भारत की जनगणना हुई थी, जिसके अनुसार भारत की जनसंख्या अभी 121 करोड़ है। दुनिया की आबादी का 17% है। जो वर्तमान में भारतीय आबादी की बात किए बिना देश की जनसंख्या का पता लगाना मुश्किल है। जनसंख्या वृद्धि दर व उसके कारकों के आधार पर वोडोमीटर के अनुसार 2021 में भारत की जनसंख्या 139 करोड़ मानी गई है, जो और चीन की 144 करोड़, जो सबसे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, जो 19 करोड़ 81 लाख है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे में बिहार है। वहीं छत्तीसगढ़ 17वें नंबर पर आता है और सबसे कम सिक्किम में है।
जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भी वैज्ञानिकों ने रखे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है। जैसे अगर इसको समझे 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, जबकि संसाधनों में सामान्य गति होती है, जैसे 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 25 वर्ष के बाद जनसंख्या जो होती है वो दोगुनी हो जाती है। इसके अलावा डेविड रिकार्डो का भूमिगत सिद्धांत, थॉमस सैडलर, लेसेंट रिपोर्ट, हर्बर्ट स्पेंसर का जनसंख्या सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भी कई प्रकार के कारक होते हैं, जैसे जलवायु। बहुत गर्म और ठंडी जगह पर कम जनसंख्या होती है, जबकि मध्यम मैं अनुपम के पास पहुंचूंगा और अनुपम अपने विचार रखेंगे इस पर जनसंख्या के बारे में कि क्या इस तरह से सोचते हैं आप अपने विचार के आधार पर बताएंगे। यस अनुपम। सबको सुप्रभातम। धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इस चर्चा में शामिल होने का अवसर दिया। जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो जनसंख्या किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवासरत लोगों की संख्या होती है, जो उस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर्वप्रथम जनगणना पद्धति स्वीडन सरकार ने सन 1749 में पहली बार जनगणना कराई थी और वैश्विक स्तर पर 10वीं जनगणना की शुरुआत में अगर देखें तो 1790 में अमेरिका में कराई गई थी और 1901 से यह जनगणना इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। 1801 में यह जनगणना जो है इंग्लैंड में भी 10 की परंपरा से प्रारंभ हुई। और जैसा कि रेणुका ने बताया कि भारत में जो है जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, लेकिन जो नियमित जनगणना है भारत में वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और वर्तमान में जो भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64% है, जो कि 2001 की अपेक्षा इसमें भारी गिरावट जो है दर्ज की गई है। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें जो है साक्षरता दर अपने आप में बहुत भूमिका यानी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगर जनसंख्या बढ़ती भी है तो चिंता की स्थिति है, लेकिन इसमें जनसांख्यिकी लाभांश जो है देखने को मिलते हैं। तो जनसांख्यिकी लाभांश में जैसे ही देखेंगे तो बिना किसी भौगोलिक क्षेत्र का महत्व बिना जनसंख्या के निर्धारण नहीं किया जा सकता और भौगोलिक क्षेत्र के उचित उपयोग करके जो है मानव जो है अपनी सृजनात्मक क्षमता द्वारा उसको सामरिक महत्व का केंद्र बना सकता है और उस स्थान में औद्योगिक क्रांति जैसी विकासात्मक क्रांति को जन्म दे सकता है। और जनसंख्या का विकास जो है विभाजन, सामाजिक स्तरीकरण एवं प्रशासनिक विकास एवं राजनीतिक विकास को भी जन्म देता है। जनसंख्या लाभांश जैसे भारत की जो है आबादी में युवाओं का महत्वपूर्ण विशेष स्थान है। भारत में युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो अकुशल, बेरोजगार, सेवाओं और सुविधाओं पर भार जैसा है तथा अर्थव्यवस्था में उनका योगदान न्यूनतम है। किसी भी देश के लिए उसकी युवा जनसंख्या जनसांख्यिकी लाभांश होती है यदि वह कुशल,
रोजगार युक्त और अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली हो। तो अगर संसाधन के विकास द्वारा युवाओं को विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाए तो जनसंख्या वृद्धि के लाभ भी विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। ओके, तो यास्मीन आप अपने विचार रखेंगे जनसंख्या के आधार पर कि किस तरह से आप देखते हैं कि जनसंख्या कैसा होना चाहिए, जनसंख्या के क्या आपके महत्व को समझते हैं, जनसंख्या के बारे में किस तरह से अपना विचार रखेंगे? जी सर, थैंक यू सर। सर, जनसंख्या वृद्धि के बारे में कहना चाहूँगी। किसी भी देश की तेजी से बढ़ती हुई लोगों की संख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, अर्थात आबादी की तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि विश्व की आबादी वर्ष सन 1600 में 50 करोड़ थी, वही 1800 सन में 100 करोड़ थी, और सन 1930 में 200 करोड़, और सन 1965 में 350 करोड़, और सन 1975 में 400 करोड़, और 1990 में 500 करोड़, और सन 2000 में 640 या 6 अरब, और सन 2011 में 700 करोड़ या 7 अरब है। तो सर, इसमें जनसंख्या वृद्धि का कारण बताना चाहूँगी। ये जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण तो निरक्षरता और कम आयु में विवाह, सामाजिक रीति रिवाज है, और इसका मतलब प्रभाव है कि खाद्य सामग्री में समस्या होना, शिक्षा का समस्या होना, और रोजगार की समस्या उत्पन्न होना, जिससे बेरोजगारी भी बहुत बढ़ती है, और आवास की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिससे मतलब आवासीय क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि से कई लोग उद्योग और आवास को बढ़ावा देने हेतु जनसंख्या रहने के लिए भी पेड़ पौधों का कटाई, वनस्पतियों का कटाई अधिक मात्रा में होता है, उनका शोषण होता है, और वहाँ पे उद्योग, आवास बड़े मात्रा में उत्पन्न होती जा रही है, और वहीं चिकित्सा व्यवस्था में भी इसकी बहुत बड़ी हानि होती है। जनसंख्या की वृद्धि से लोगों को आज की महामारी में भी देखा जा रहा है कि जिनमें जनसंख्या भी इसमें बहुत सटीक कारण है, क्योंकि लोगों को बेड की सुविधाएं और ऑक्सीजन सप्लाई में कमी और जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होने के कारण यहाँ पे भी लोगों को बहुत सारी परेशानी होती नजर आ रही है, और प्रदूषण भी बहुत बढ़ते जा रहा है, जैसे कि दिल्ली में स्मॉगिंग। नूरी, यस यास्मीन, मैं आपके पास फिर से आऊँगा। मैं पहुँचता हूँ यहाँ पर संजीता, और अपने विचार रखेंगे कि क्या है इसका स्वरूप को एक स्ट्रक्चर मॉडल पर आप किस तरह से इसको देखते हैं, बताएंगे। यस संजीता। जनसंख्या का जो वृद्धि का मुख्य कारण रहा है वो एक तो प्राकृतिक कारण में भौगोलिक जो भारत का जलवायु है वो गर्म जलवायु है, इसके कारण जो है लोगों की प्रजनन शक्ति बढ़ती है, तो उसमें जनसंख्या में वृद्धि का प्रभाव देखा जा सकता है। और दूसरा है कम उम्र में विवाह किया जाता है, जैसे बहुत सारी लड़कियों का विवाह एक तो अशिक्षा के कारण, और वो अपने अधिकारों के प्रति खुद के प्रति जागरूक नहीं रहती और उनका शोषण हो जाता है इस तरह से, तो जो है कम उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता है, जिसके कारण और अगर वो जो संतान उत्पत्ति है वो भारत में जो है वो ईश्वर की देन समझी जाती है, और इस तरह से विवाह और संतान उत्पत्ति जो है प्रमुख संस्कारों में गिना जाता है। तो इसको भी और अंधविश्वास होते हैं, जैसे कि यही है वो जो ईश्वर की देन समझते हैं बच्चों को, और लगातार बच्चे उत्पन्न करते जाते हैं। और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जैसे लड़के की तलाश में, तो उनको अगर लड़कियां ही पैदा हो रही हैं तो 7-8 लड़कियां ऐसे ही पैदा हो जाती हैं लड़कों के तलाश में ही, तो वो भी एक तरह जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण रहा है। और जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों को अगर हम देखें तो
जनसंख्या वृद्धि से जो है वो कार्यों में बंटवारा होता है, तो उससे जो है विकास तो होता है, आर्थिक विकास, लेकिन उसके साथ साथ कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे कि गरीबी, साधनों की कमी में प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों साधनों की कमी होती जा रही है, और प्राकृतिक संसाधनों का जो है अंधाधुंध दोहन होता जा रहा है, और संसाधनों की कमी होने से जो है अपराधों में भी वृद्धि होने लगती है, और भूखमरी, कुपोषण, अधिक बच्चे होंगे तो जो है उनका लालन पालन अच्छे से, उनका पोषण नहीं हो पाता है, जिससे वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, और माताएं जो हैं वो भी एनीमिया के शिकार हो जाती हैं। और इस जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि से जो है वो व्यक्ति जो है वो व्यक्तिवाद को अधिक बल मिलता है, वो स्वयं में ही व्यस्त रहते हैं, तो उनमें जो है वो सामाजिक प्रगति की भावना नहीं आ पाती, और सामाजिक विघटन और सामाजिक दूरियां बढ़ती रहती हैं, और इस तरह से जो है नियमों का उल्लंघन होने के लिए लोग विवश हो जाते हैं, और अपराधों में वृद्धि होने लगती है। ओके, गुड। इसके बाद में मैं रेणुका के पास चलता हूँ। क्या विचार है इस पर, किस प्रकार से, क्या क्या इसके कारण प्रभाव किस प्रकार से आप देखते हैं, कौन कौन से आपको एक तरह से दिखाई पड़ता है? आप अपने विचारों के आधार पर इसे स्पष्ट करेंगे। यस रेणुका। जी जी सर, जैसे कि इससे पहले संजीता ने जनसंख्या वृद्धि के कारणों को और उसके दुष्प्रभावों को काफी अच्छे से बताया। मैं उसके आगे बताना चाहूंगी। जैसे जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं जो कि काफी सराहनीय है, मैं उनको बताना चाहूंगी। भारतीय जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे न्यूनतम विवाह योग्य आयु पुरुषों को 21 वर्ष की आयु और महिलाओं को 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाने का प्रावधान रखा है, और अनिवार्य शिक्षा कानून बनाए गए हैं ताकि लोग साक्षर हो सके, और जनसंख्या वृद्धि रोकने का एक तरीका निरक्षरता को भी हटाना व लोगों को जागरूक बनाना भी है। दत्तक ग्रहण करने को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है, यानी कि गोद लेना, यह भी जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक अच्छा तरीका है। परिवार नियोजन को बढ़ावा देना चाहिए व उन परिवारों को जो परिवार नियोजन करते हैं प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहन पुरस्कार द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। 2 से अधिक बच्चे लेने पर कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिए। जो भी कानून व नियम जनसंख्या नियंत्रण के लिए लाए गए हैं उन पर सख्त मॉनिटरिंग करना चाहिए। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया, और युवा नीति 2003 लाया गया रोजगार प्रबंधन हेतु। मई 2000 में प्रधानमंत्री द्वारा यह राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था। लेसेंट के अध्ययन के अनुसार अगर हम कहें तो महिलाओं के शैक्षिक स्तर पर सुधार कर उन्हें गर्भ निरोधक कार्यक्रम तक महिलाओं की पहुंच पहुंचाकर प्रजनन क्षमता एवं जनसंख्या वृद्धि में गिरावट जरूर आएगी। महिला प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में आने वाले वर्षों में जनसंख्या वृद्धि में जरूर महत्वपूर्ण साबित होगी। पूरे विश्व में साल दर साल बढ़ती आबादी को देखते हुए लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1989 से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 लाया गया, जिसके अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा हम भी कई तरह के उपाय कर सकते हैं, जैसे घर घर पहुंचकर लोगों को जनसंख्या वृद्धि और उनके दुष्प्रभावों को बताना, उन्हें रोकने के तरीकों को बताना, सेमिनार लिया जाना, और स्पेशली महिलाओं व पुरुषों को विवाह के पूर्व विशेष सेमिनार द्वारा परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक व असमय गर्भ व यौन संबंधों संबंधित बातें बतानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जहां भारत की सबसे अधिक जनसंख्या है वहां नई जनसंख्या नीति लागू की गई है, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चे लेने पर सरकारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं होंगी, जो सराहनीय है। सरकार टेलीविजन, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो के माध्यम से परिवार नियोजन, महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय व उनकी समस्याओं की जानकारी देते रहते हैं। हमें भी अब आगे बढ़कर नुक्कड़ नाटक, शॉर्ट फिल्म, FB पोस्ट, इंस्टा रील इत्यादि के माध्यम से इन बातों को सामने रखना चाहिए और लोगों को इसके बारे में जागरूक कराना चाहिए। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम होता है, जिसके तहत हम कई सारी अच्छी बातों को सामने रख सकते
हैं। ओके, ठीक है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि आपने जनसंख्या के नियंत्रण पर कुछ बातों को आप लोगों ने आपने रखा, जैसे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा आज भी यस 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 लड़कियों को यस गर्भ निरोधक के उपाय संबंधी जानकारी नहीं दी जाती है शादी से पहले, और न ही शादी के बाद कैसे अनचाहे गर्भ से बचें। उन्हें यह जानकारी उनके परिवारों द्वारा या महिला सेमिनारों द्वारा दी जानी चाहिए। जी सर। ओके, यास्मीन आप बताओ कि इस पर आपका विचार क्या है, किस तरह से आप देखते हैं इसके स्वरूप को, इसको कि जनसंख्या को आप किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, साथ ही साथ जनसंख्या के लिए नियंत्रण के लिए जो सरकार के द्वारा उपाय किए जा रहे हैं, या फिर जो आम जनता है वो किस प्रकार से इसको नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय कर रही हैं। तो इस तरह से जो हैं उस पर आपका क्या विचार है इस पर? जी सर। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर परिवार को सीमित रखने के लिए सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए और लोगों को प्रोत्साहन मिल सके और परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में रुचि ले सके। और सर, परिवार को सीमित रखने के लिए सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिनसे लोगों को प्रोत्साहन मिल सके और वे परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में रुचि ले सके। और इसके अलावा सोशल मीडिया में भी इसका प्रचार प्रसार हो, लोगों को जागरूक करे और बताए कि जनसंख्या में नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। और दत्तक पुत्रों को भी बढ़ावा, मतलब दत्तक संतानों को भी बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दंपति अपने स्वयं से बच्चे को बढ़ावा ना देके अगर वो गोद ले दत्तक संतानों को, तो इससे भी जनसंख्या पे नियंत्रण किया जा सकता है। और परिवार नियोजन कार्यक्रम जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, उसे भी बहुत जरूरी है उसमें इसमें जागरूकता लाना, क्योंकि परिवार नियोजन कार्यक्रम से इसमें बहुत सारा सुविधा है कि परिवार नियोजन के लिए व्यक्तिगत परिवारों के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं, यह देश दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज हम जिन सबसे बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनमें से एक और अत्यधिक जनसंख्या। हमारे पास एक वैश्विक आबादी है जो हमारे लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक है। परिवार नियोजन जनसंख्या की वृद्धि दर को नीचे लाने में मदद करता है, ताकि हमारे संसाधनों पर बोझ अगर बिल्कुल आसान ना हो तो कम से कम ना बढ़े। चीन की एक बल नीति और भारत के 2 बल नीति उन देशों का उदाहरण है जो अपनी आबादी को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन के तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। ओके गुड। अनुपम, आप बताओ कि इस पे जनसंख्या जो है बढ़ती है जा रही है, और जनसंख्या जब बढ़ती है तो इसके घनत्व पर भी विचार करते हैं। अलग अलग जो इनके डेंसिटी है, किसी एक विशेष क्षेत्र में जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा इस तरह से फोर्स मतलब की है, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाती है, किसी क्षेत्र में विरल हो जाती है जनसंख्या, किसी क्षेत्र में बहुत ही कम होती है। ठीक है, जैसे आप लद्दाख के क्षेत्रों पे देख सकते हैं, या फिर आप मिडिल इंडिया पे देखेंगे तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है उसमें भी प्रभाव पड़ता है। जो हमारे सामाजिक परिदृश्य में देखेंगे तो कई सारे एक तरह से विकृतियाँ उत्पन्न होती है, मतलब खाद्य पदार्थों की जो समस्या है, या फिर अन्य चाहे कई प्रकार की समस्या बोल सकते हैं, जो कि भूमि के असमान वितरण के संदर्भ भी देख सकते हैं, मतलब कि उनको जनसंख्या अलग अलग क्षेत्रों में। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं कि जनसंख्या का जो वितरण है वो भी मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, इसका समाज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसको हम कैसे मतलब एक तरह से अच्छे से इसको सुनियोजित तरीके से कर सकते हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं अनुपम? सर, जैसा कि आपने बताया कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व जो है भिन्न भिन्न होती है। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासरत औसत जनसंख्या से है। यानी किसी
क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से उसके जनसंख्या का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व में भिन्नता पाए जाने का कारण जो है संबंधित क्षेत्र की नगरीकरण से है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता या प्रचुर उपलब्धता भी जनसंख्या घनत्व का कारण बनती है। जनसंख्या घनत्व से संबंधित स्थान के प्राकृतिक संसाधनों में न्यूनता आ जाती है, जिसकी वजह से संबंधित क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता जैसे जल, वहां की जलवायु, भू आकृतिक संरचना के कारण संबंधित क्षेत्र का औद्योगिकीकरण हो जाता है। और जैसे ही औद्योगिकीकरण हुआ मतलब दुर्गम क्षेत्रों के जनसंख्या का विकसित क्षेत्र में प्रवसन आरंभ हो जाता है। और जैसे ही उनका प्रवसन आरंभ होता है तो उस संबंधित क्षेत्र में औद्योगिक समाज की व्यवस्था देखने को मिलती है। और व्यवस्था जो है औद्योगिक समाज की व्यवस्था उत्पन्न भी हो जाती है, एक स्थापित हो जाती है। और जैसे ही जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें तो 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो है 2011 के अनुसार इंडेक्स पर अगर नजर डालें तो जनसंख्या घनत्व में बिहार जो है सबसे ऊपर है, यानी कि बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। और अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। धन्यवाद सर। जो कि जनसंख्या यदि वृद्धि हो रही है तो हमारे पास समाज में किस प्रकार से समस्या आ रही है, दोनों पक्षों को आप थोड़ा सा कोशिश करें कि क्या है, इस पर आप क्या समझते हैं, आप अपने आधार पर इसमें अपने विचार रखेंगे। संजीता। सर, भारत की जनसंख्या को अगर देखें तो जो है सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। और शहरों में देखें तो भी दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो लक्षद्वीप है। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि जहाँ होती है सबसे अधिक होती है शहरों में, दिल्ली में होने का ये कारण है कि जो ग्रामीण जनसंख्या होती है वो क्या बोलते हैं स्टडी करने के लिए जो है दिल्ली चले जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है। और इसलिए माना जाता है कि भारत में जो है वो सबसे प्रदूषण का भी मुख्य कारण है। सबसे प्रदूषित शहरों में भी दिल्ली को माना जाता है। और जैसे अगर जनजातियों और अनुसूचित जाति और जनजाति को हम देखें तो उस क्षेत्रों में जो है अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां जो है वहाँ पे वो अपने सांस्कृतिक धरोहरों को लेके वो क्या बोलते हैं शहरों की संख्या में जो है वो ज्यादा सुख शांति से जीवन व्यतीत करती हैं। और अनुसूचित जाति में अगर देखें तो सर्वाधिक जो है वो भी उत्तर प्रदेश में ही है और सबसे कम जो है वो पंजाब में है। और अनुसूचित सबसे कम मिजोरम में है। और अनुसूचित जनजाति में देखें तो सर्वाधिक जो है वो मध्य प्रदेश में है, लगभग 21% है। और केंद्र शासित प्रदेश में दादर और नगर हवेली में सर्वाधिक है। किंतु जनसंख्या जनजातीय क्षेत्रों में जो है वहाँ पे लिंगानुपात अधिक होता है। और उनको क्या बोलते हैं एक शहरी इलाके के अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में जो है भारत की जनसंख्या अधिक निवास करती है। भारत में लगभग 68% जो जनसंख्या है वो ग्रामों में निवास करती है, ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। और लगभग 31% जो है वो शहरों में निवास करती हैं। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने को अगर हम देखें तो सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए गए थे
किंतु क्या बोलते हैं उनका क्रियान्वयन जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ कानून तो बनाए जाते हैं लेकिन वो बस रजिस्टर में दर्ज ही रह जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, उसमें नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता का पंजीयन करना वो अनिवार्य कर दिया गया, किंतु इनका अच्छी तरह से क्रियान्वयन जो है वो जनसंख्या नीति 2000 के तहत किया गया है। इसमें 3 चरणों में लक्ष्य रखा गया है और ये जनसंख्या नीति 2000 को जो दिए थे वो MS स्वामीनाथन समिति द्वारा दिया गया था। इसका लक्ष्यों को 3 चरणों में हम देख सकते हैं। तात्कालिक लक्षण में जो है वो प्रजनन व शिशु की देखभाल पे फोकस किया जाता है और मध्यकालीन लक्ष्य में जो है वो स्वास्थ्य बीमा, इसमें जो है लघु परिवार को प्रमोट करने के लिए 16 प्रेरक एवं प्रोत्साहक उपाय शामिल किए गए थे, जैसे स्वास्थ्य बीमा, बालिका समृद्धि, मातृत्व सुविधा, महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा, 14 वर्ष तक अनिवार्य रूप से स्कूली शिक्षा और विवाह की आयु में वृद्धि और जन्म मरण विवाह गर्भ इन सब का पंजीयन कराना आवश्यक है और एड्स एवं यौन रोगों पे नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और दीर्घकालिक उद्देश्य में हम देखें तो 2045 तक जो है वो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, मतलब उनका वृद्धि नहीं करना है, वो स्थिर रूप में उसको 2045 तक जनसंख्या वृद्धि को स्थिर रूप में लाने का प्रयास किया गया है। और इस हेतु 2026 तक लोकसभा सीट नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया था ताकि जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सके। धन्यवाद सर। कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि किस किस तरह से हो सकते हैं। इस पर आप क्या समझते हैं? इस पर या श्रेणु का कुछ इस पर कुछ हाइलाइट्स करें इस पर पॉइंट्स पे। जी सर, जैसे देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या से बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि आबादी बढ़ने से अशिक्षित व अनपढ़ों की संख्या भी बढ़ रही है व संघर्ष भी बढ़ा है, जिससे पढ़े लिखे युवा भी बेरोजगार हैं क्योंकि पोस्ट कम है और कैंडिडेट ज्यादा है। पर्यावरण पर भी इसका काफी दुष्प्रभाव पड़ता है, खाद्यान्नों पर प्रभाव पड़ता है, बेरोजगारी से लोगों के जीवन स्तर पर गिरावट आती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चों में कुपोषण होना भी भारत की वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है। इसका एक कारण जनसंख्या वृद्धि ही है। जहाँ जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हैं, वहीं अगर जनसंख्या वृद्धि को हम अच्छे से मैनेज कर पाए तो उससे लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। इसे जनसांख्यिकीय लाभ या जनांकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड्स भी कहते हैं। इससे आशा है कि काम करने वाले लोगों की संख्या व उन पर आश्रित लोगों की संख्या का अनुपात जितना अधिक होगा तब आर्थिक उत्पादन को इससे मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि का कहना है कि यदि किसी देश में नवयुवकों और नवयुवतियों की जनसंख्या अधिक हो रही हो व उर्वरता कम हो रही हो तो उस देश को इस जनसांख्यिकीय स्थिति का लाभ मिलता है। UNFPA के अनुसार इसकी परिभाषा को अगर देखें तो विशेषकर यदि काम करने वाले लोगों जिनमें 24 से 64 वर्ष की आयु वालों की संख्या तथा उन पर आश्रित 24 वर्ष से कम और 64 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या से अधिक हो तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। वहीं आजकल एक बहुत ही प्रचलित शब्द है बेबी बूमर पीढ़ी, यानी किसी देश की जनसंख्या में जन्म दर तेजी से नीचे आता है। ऐसे में कामगारों का अनुपात बढ़ने लगता है व उन पर आश्रित लोगों की संख्या कम होती है। कई देशों में इनका अनुपात 60:40 से सीधे 60:40 होते देखा गया है। वह प्रति व्यक्ति आय में भी अचानक वृद्धि होती है, जीवन स्तर बेहतर व देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। यह पूर्वी एशियाई देशों में डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के रूप में देखा जा सकता है। भविष्य में भारत में ऐसी स्थिति की चीज की उम्मीद की जा सकती है। जो भी हो सकता है, अगर हम इस ओर ध्यान दें व श्रम नीतियों में सुधार करें तो जनसंख्या वृद्धि से हम वो लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जो अब वर्तमान में बढ़ चुकी है उसमें जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं, अगर हमें उन्हें रोकना है और उससे लाभ लेना है, उससे एक बेहतर स्थिति में आना है तो हमें
अपने श्रम नीतियों में सुधार करना होगा। भारत की बढ़ती आबादी देश की प्रमुख समस्या जरूर है, पर यह निस्संदेह बड़े बल पर संसाधन भी प्रदान करती है, जो यदि ठीक से उपयोग किया जाए तो वह देश की आर्थिक समृद्धि को बहुत उन्नत कर सकता है। जी सर। ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। आप लोगों का जो विचार था काफ़ी अच्छा था, सराहनीय रहा है। आज का जो डिस्कशन है उसमें आप लोगों ने सभी पॉइंट्स को, सभी एस्पेक्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की थी, और इस तरह से आप लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया और काफ़ी अच्छे रहे। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत इसमें सारे एस्पेक्ट्स को सीख सकते हैं, जनसंख्या के हर स्तर को जान सकते हैं, हर प्रकार के जो कि स्वरूप को हम समझ सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन था काफ़ी अच्छा था, आप लोगों का सराहनीय रहा है। मैं आप लोगों के पास में एक एक बार पहुंचना चाहूँगा, एक एक बार आप अंतिम जो कंक्लूड करेंगे, एक एक मिनट के लिए आप लोगों का समय चाहिए। तो एक एक मिनट में आप बताएंगे कि किस प्रकार से जनसंख्या, जो कि आप ओवरऑल मतलब कि कंक्लूड करना चाहें, तो जनसंख्या को किस तरह से एक मिनट में आप डिस्क्राइब करिए, उसके बाद हम लोग इस डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले मैं पहुंचता हूं, एक मिनट के लिए आप लोग समय देंगे, एक एक मिनट के लिए। आज संजीता बताइए कि इस जनसंख्या के बारे में क्या है आपका ओपिनियन। मुझे लगता है जो विवाह के लिए उम्र तय किया गया है उसको और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारे ग्रामीण इलाकों में मैंने देखा है कि जो पुरुष होते हैं उनकी उम्र 30 हो गई रहती है, और जो लड़कियां होती हैं उनकी उम्र 20 से ही हो जाती है, 20 से ही उनकी शादी हो जाती है। तो इनका जो है सामाजिक एक मेल नहीं बन पाता, और जनसंख्या वृद्धि भी इससे अधिक होती है। तो उम्र को एक तो बढ़ाना चाहिए, लड़कियों की भी, आई थिंक लड़कियों की 21 करना चाहिए और लड़कों का 25। उससे एक सामाजिक मेल बना रहता है। और सर, जैसे कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं तो उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित करने की घोषणा करनी चाहिए, जिससे जो है उनमें एक लालच पैदा होगा कि 2 से अधिक बच्चे करेंगे तो हमें जो है वो सरकारी सुविधाओं का जो है नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से उनको क्या बोलते हैं, वो अधिक बच्चे पैदा करने से एक तरह से डर होगा उनके मन में। तो ये 2 प्रयास करना चाहिए सर। ओके, गुड, वेरी गुड। यस, यास्मीन बताएंगी, इसमें अपने विचार रखिए, कंक्लूड करें इसे। जी सर। सर, जनसंख्या का बहुत सारा मतलब दुष्प्रभाव तो है ही, लेकिन कुछ इसमें लाभ भी है। जनसंख्या राष्ट्र की शक्ति भी कही जा सकती है। सरकार जन बल से बड़े-बड़े कार्यों को कम समय में और कम खर्चे में आसानी से करवा सकती है। देश रक्षा तथा शांति व्यवस्था के लिए भी देश के पास उन्नत सेना तैयार हो सकती है। जनसंख्या अधिक होने से भी लाभ है, और जैसे कि कोई वैश्विक आपदा और कोई ऐसा कोई परेशानी आती है, जैसे अभी हमारी जैसे आई है, तो बहुत पढ़े लिखे मेडिकल क्षेत्र में, नर्सिंग क्षेत्र में है, तो उन्हें गवर्नमेंट ने ड्यूटी पे लगा दिया ताकि वे लोग आपूर्ति मतलब स्टाफ कर्मचारियों की जो कमी थी उसको पूरी हो सके। तो सर, और जनसंख्या का दुष्प्रभाव भी यह है कि आजकल टेक्निकल विकसित मशीन बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में रोजगार की समस्या बहुत उत्पन्न होती जा रही है, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे मतलब हर चीज मशीन टेक्निकल से हो जा रही है, तो लोगों का आवश्यकता नहीं, उतना जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसे शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि वहाँ पे कर सके कि ज्यादा शिक्षित लोग को ले, और वहाँ पे कम पढ़े लिखे रहे तो उनको ना ले, ताकि उनमें भी पढ़ने का वो आए। और ठीक है, ओके, गुड। यस, नेक्स्ट, यस अनुपम, एक मिनट में आप डिस्क्राइब करेंगे। सर, जैसे कि जनसंख्या के बारे में अभी लोगों ने अपने पक्ष रखे। मैं जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक जनसंख्या को शिक्षा का लाभ मिल सके। और इसमें लैंगिक शिक्षा जो है पाठ्यक्रम में शामिल करनी चाहिए। और एकल शिशु नीति और द्विशिशु नीति के द्वारा भी जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह नीति अल्पकालिक लागू करके दीर्घकालिक प्रभावकारी परिणाम
पाया जा सकता है। परिवार नियोजन को भी प्रोत्साहन देना चाहिए और छोटे परिवार को आदर्श के रूप में स्वीकारना चाहिए, जिससे सामाजिक मंशा में परिवर्तन लाया जा सके। सर्वप्रथम जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में चीन द्वारा 1970 में एकल शिशु पद्धति लाई गई थी, जिसे देखते हुए तो जिसके परिणाम का विश्लेषण करते हुए 2013 में द्विशिशु नीति को पुनः लागू किया गया है, क्योंकि चाइना में जो है बूढ़ों की संख्या में वृद्धि हो गई थी और युवाओं की संख्या घटने लगी थी। इस दृष्टिकोण से 2013 में द्विशिशु नीति को पुनः लागू किया गया है। और भारत में अगर जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में प्रभावकारी परिणामों की आवश्यकता है, और अगर देखें तो इसमें परिवार नियोजन को तो प्रोत्साहन किया ही जाना चाहिए और क्षेत्रीय स्तर पर भी स्थानीय कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे प्रभावकारी परिणाम देखे जा सके। धन्यवाद सर। ओके, यस, नेक्स्ट रेणुका। जी सर, जनसंख्या किसी एक देश की समस्या नहीं रह गई है। दुनिया के कई हिस्से में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है तो कहीं कम। भारत, चीन समेत कई देश ऐसे हैं जहां आबादी इतनी बढ़ गई है कि गंभीर चिंता का विषय बन गई है। जनसंख्या वृद्धि होने से खाने, रहने, स्रोतों की कमी, अवसरों की कमी इत्यादि कई दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। हालांकि इसके लाभ भी जरूर हैं, पर साथ ही जरूरत से ज्यादा आबादी किसी भी देश के विकास में बाधा पैदा करती है। लोगों को आबादी नियंत्रित करने के महत्व को समझना चाहिए। यह न केवल उन्हें स्वच्छ वातावरण तथा बेहतर जीवन प्रदान करेगा, बल्कि अपने देश के समग्र विकास में भी मदद करेगा। सरकार को भी इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। वह जनसंख्या नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उचित नियम व नीतियां बनानी चाहिए। वह उसमें सख्ती व कठोरता लानी चाहिए, ताकि वह केवल कागजी नियम अक्षर न बनकर रह जाए। हम दो हमारे दो के सिद्धांत को हर घर में लागू किया जाना चाहिए। इस समस्या को सरकार व हमें एक साथ मिलकर काम कर नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इस पर अपनी पहल जरूर बढ़ाएं। वह शुरुआत अपनों से करें। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, जनसंख्या पर नियंत्रण कर लो, सभी मिलकर संकल्प। धरती को बेहतर बनाने का यह है सबसे अच्छा विकल्प। थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे। आप सभी ने काफ़ी अच्छे से विचार रखा इस पर। जनसंख्या के नियंत्रण के संदर्भ में भी काफ़ी अच्छे से विचार रखा। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या पर आज का जो टॉपिक्स था काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने डिटेल से इसको डिस्कस किया है। आप लोगों के जो विचार हैं बहुत ही अच्छे रहे हैं इस पर। इस तरह से हमारे जो अन्य हर प्रकार के डिस्कशन हैं वे हर शनिवार को होता है, जिसमें आप सभी जुड़ सकते हैं। इस पे आप रजिस्ट्रेट कर सकते हैं अपने नाम के साथ में। जो भी इच्छुक स्टूडेंट्स में आकर के हमें बताएं, और अपने इस तरह से जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन है उसमें आप लोग अपना बात रख सकते हैं, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे डिस्कशन में आप भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत अच्छे से इस तरह से कार्यक्रम था। नेक्स्ट जो हमारा कार्यक्रम होगा नेक्स्ट अगले जो सैटरडे को होगा, और इस तरह से हम नए मुद्दों को लेकर के आएंगे। इस तरह से हम सामाजिक मुद्दे को लेकर के आते हैं, कई सारे मुद्दे को इशू को लेकर के आते हैं, तो वो भी हमारा एक बहुत ही एक तरह से सराहनीय है सभी के लिए। साथ ही साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेट करते हैं, वे भी एक तरह से अपनी विशेष पहल को लेकर के आते हैं, जुड़ते हैं, अपने अच्छे अच्छे बातों को रखते हैं। तो इस तरह से हमें नई जानकारी प्राप्त होती है। तो यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा वो हम अगली कड़ी में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।